अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN थर्ड सेमेस्टर एंड पोस्ट RN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको इस लेक्चर के पार्ट 1 में भी कहा था कि ये लेक्चर जो है हमारे साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बेसिक है। इम्पोर्टेंस और इसके बेसिक होने के हवाले से मैंने आपको ये बताया था कि इस लेक्चर या इस यूनिट में हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पर बात करेंगे और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड कर ले तो आगे आने वाले यूनिट्स में हम जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करेंगे तो वो फिर आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस वजह से ये यूनिट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे एक्टिव इंग्रेडिएंट से। ठीक है, व्हाट इज़ एक्टिव इंग्रेडिएंट? जैसे कि अगर आप इसके नाम को देखें और इस पर थोड़ा सा गौर करें तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। एक्टिव से मुराद जो कि एक्टिव होता है, अटेंटिव होता है, काम करने वाला होता है। इंग्रेडिएंट से मुराद कोई भी चीज़ जो कि एक्टिवली अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है, अपना रोल प्ले करता है, तो उसको हम एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं। सो एक्टिव इंग्रेडिएंट मीन्स बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस which produce effect या an inactive substance that serve as the vehicle or medium for a drugs or other active substances is called active ingredient। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बायोलॉजिकली मतलब ले तो एक्टिव इंग्रेडिएंट से मुराद वो एक्टिव सब्सटेंस जो कि इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करता है, जो कि ड्रग्स के जो असरात होते हैं उसको प्रोड्यूस करने में रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं तो इसको हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके दूसरे डिफिनीशन को देखें जो कि हमारे साथ नीचे दिया गया हुआ है, कहते हैं कि एन इनएक्टिव सब्सटेंस वो इनएक्टिव सब्सटेंस जो कि एज अ व्हीकल काम करती है। एज अ व्हीकल से मुराद एक गाड़ी की तरह काम करती है या एक मीडियम की तरह काम करती है। किस चीज़ के लिए? ड्रग्स के लिए या दूसरे एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए। ठीक है, और उनको टारगेट साइट तक पहुंचाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ दूसरा टर्म जो यहाँ पर यूज़ हुआ है वो है एक्सीपिएंट। ठीक है, एक्सीपिएंट किसे कहते हैं? एक्सीपिएंट इज़ अ फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस formulated alongside the active pharmaceutical ingredients of a medication। ठीक है, एक्सीपिएंट ये असल में हमारे साथ फार्माकोलॉजिकली वो इनएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमने एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको क्या किया होता है? बनाया हुआ होता है। ठीक है, और इस एक्सीपिएंट के ज़रिए हमारे ड्रग्स का जो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं तो उन एक्टिव सब्सटेंसेस को हम टारगेट साइट तक पहुंचाने के लिए हम इस इनएक्टिव एक्सीपिएंट को क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब एक्सीपिएंट जो है ये एज अ व्हीकल काम करती है। पर्पस इज सर्व बाय एक्सीपिएंट। अब यहाँ पर एक्सीपिएंट के जो मकासद है या इसके जो रोल्स है जो कि एक्सीपिएंट परफॉर्म करते हैं वो क्या है? प्रोवाइड बल्क टू द फार्मूलेशन। मतलब इसका ये है कि एक्सीपिएंट जो है ये हमारे साथ जो एक्टिव सब्सटेंस होता है ड्रग फार्मूलेशन का तो उसके लिए एज अ बल्क जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एज अ बल्क से मुराद एज अ बेसिक मेजर कंपोनेंट के तौर पर रोल प्ले करती है। ठीक है, फैसिलिटेट ड्रग एब्जॉर्प्शन और सोलिबिलिटी एंड अदर फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशन। इसके अलावा जो एक्सीपिएंट होते हैं ये ड्रग्स की जो एब्जॉर्प्शन है
इसको बहुत ज़्यादा क्या करती है, फैसिलिटेट करती है, इसको एनहांस करती है, इसको बढ़ाती है। और इसके साथ साथ ड्रग्स की जो सोलिबिलिटी है, सोलिबिलिटी से मुराद ड्रग्स या मेडिसिन के हमारे बॉडी में या सेल प्लाज्मा में हल होने की जो सलाहियत है उसको क्या करती है, उसको इम्प्रूव करती है, उसको एनहांस करती है। और इसी तरह से फार्माकोकाइनेटिक जो कंसिडरेशन है, फार्माकोकाइनेटिक से मुराद ये है कि जब हम एक मेडिसिन ले लेते हैं तो उस मेडिसिन के साथ हमारी बॉडी क्या करती है, हमारा बॉडी जो है उस मेडिसिन पर क्या इफ़ेक्ट काज करती है। तो इन सारी चीज़ों पर क्या करती है, एक्सीपिएंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट फ्रॉम डिनेचुरेशन। एक्सीपिएंट का एक काम ये भी है कि ये मेडिसिन को क्या करती है, मेडिसिन या ड्रग को स्टेबल रखती है और उस ड्रग्स को डिनेचर से मुराद उसको ख़राब होने से प्रिवेंट करती है, उसको बचा के रखती है। ठीक है। एफिकेसी, इसके बाद हमारे साथ जो तीसरा टर्म यूज़ हुआ है वो है एफिकेसी। एफिकेसी जो है ये इफ़ेक्ट से निकला हुआ है। इफ़ेक्ट से मुराद क्या है, इफ़ेक्ट से मुराद असर को कहते हैं। सो एफिकेसी मीन्स मैक्सिमम इफेक्ट that a drug can produce regardless of dose is called efficacy। efficacy से मुराद ड्रग्स की वो मैक्सिमम इफ़ेक्ट, वो ज़्यादा से ज़्यादा असर जो कि ड्रग जो है प्रोड्यूस करती है उसको डोज को दे के बगैर। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं एक मेडिसिन लेता हूँ, ठीक है, मतलब एक टेबलेट मैंने ले ली है, ठीक है, और उसको मैंने खा लिया है और अब मैं देखता हूँ कि इस एक टेबलेट के मुझ पर कितने असरात जो है वो मुरतब होते हैं या ये मुझ पर क्या असरात जो है पैदा करती है। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एफिकेसी। मतलब आपने एक टेबलेट ले ली, उस टेबलेट की मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो असरात होती है जो कि वो एक टेबलेट प्रोड्यूस कर सकती है या उसमें प्रोड्यूस करने की सलाहियत होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एफिकेसी कहते हैं। एफिकेसी में हम ड्रग्स की जो अमाउंट है, ठीक है, या ड्रग्स की जो डोजेज है उसको हम नहीं देखते। ठीक है। इसके बाद जो अगला टर्म है वो है पोटेंसी। पोटेंसी किसे कहते हैं, पोटेंसी जो है ये एफिकेसी से थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पोटेंसी मीन्स अमाउंट ऑफ अ ड्रग दैट इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन इफेक्ट। मतलब ड्रग्स की वो अमाउंट जो कि रिक्वायर्ड होती है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है कि वो हमारे जो नीड के मुताबिक जो इफ़ेक्ट है, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करे। तो उस अमाउंट ऑफ ड्रग को हम क्या कहते हैं, उस अमाउंट ऑफ ड्रग को हम पोटेंसी कहते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर मुझे जो है सर दर्द हो रही है, ठीक है, या मुझे सर दर्द हो रहा है, तो मैं इस सर दर्द के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं पेनाडोल की जो है या डिस्प्रिन की जो है 2 गोलियाँ ले लूँ। ठीक है। सो ये अमाउंट ऑफ ड्रग हो गया हमारे साथ जो कि हमें रिक्वायर्ड है एक ख़ास इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पोटेंसी कहते हैं। इसके बाद फिर आ जाते हैं अगले टर्म की तरफ जो कि हमारे साथ बायो अवेलेबिलिटी है। बायो अवेलेबिलिटी किसे कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी इज़ द डिग्री टू विच और द प्रोपोर्शन ऑफ द ड्रग्स that is available to the site of action or target tissue to produce the desired effect is called bioavailability। सिंपल अल्फाज में बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि जब हम एक मेडिसिन लेते हैं, एक टैबलेट लेते हैं, तो उस टैबलेट को खाने के बाद अब वो टैबलेट हमने जिस मकसद के लिए खाया होता है, ठीक है, तो अब उस मकसद को हासिल करने के लिए ज़ाहिर बात है ये टैबलेट जो है ये हमारे बॉडी के अंदर गया हुआ है, तो इस पर बॉडी के रिएक्शंस होंगे। ठीक है। तो इस दौरान अपने टारगेट साइट तक पहुंचने के लिए जो है ज़ाहिर बात है इसको जो है बहुत सारे कंडीशन को फेस करने होते हैं। ठीक है। तो इस दौरान जो है इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ जाती है और बहुत ज़्यादा जो है इसमें चेंजेस भी आती है। ठीक है। तो टारगेट साइट तक पहुंचने तक हमारे साथ ड्रग के जो असरात मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए हम अपने डिज़ायर इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं,
तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये है कि मैंने एक मेडिसिन ले लिया है, अब वो मेडिसिन जो है मैंने सर दर्द के लिए लिया है, ठीक है। अब जब इस मेडिसिन को मैं खा लेता हूँ तो खाने के बाद अब ज़ाहिर बात है ये मेरे पेट में जाएगा, पेट में ज़ाहिर बात है एंजाइम्स है, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन हो रहे हैं और इन रिएक्शंस का जो है मेरे इस टेबलेट पर भी असर होगा और इस रिएक्शन की वजह से ये टेबलेट जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा और अपने टारगेट साइट पहुंचने तक जो है जितनी ये रह जाती है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहती है, इसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। अब आ जाते हैं हाफ़ लाइफ की तरफ। हाफ़ लाइफ तो ये हमारे साथ एक सिंपल कंसेप्ट है कि एक मेडिसिन को आपने खा लिया है, ठीक है, और खाने के बाद मतलब वो कितने घंटे के अंदर, कितने टाइम्स के अंदर अपने इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करती है या कितने टाइम के अंदर वो हाफ़ यूज़ होती है। तो जितने टाइम के अंदर वो हाफ़ यूज़ हो गई तो इसका मतलब ये है कि ये जो टाइम है जिसमें ये हाफ़ यूज़ हो चुकी है तो ये इसकी हाफ़ लाइफ है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाफ़ लाइफ कहते हैं। हाफ़ लाइफ इज़ द टाइम टेकन बाय द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स टू डिक्रीज बाय 50% और रीच हाफ ऑफ द ओरिजिनल कंसंट्रेशन इस कॉल्ड हाफ लाइफ, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक टेबलेट मैंने ले ली है, टेबलेट को लेने के बाद अब ये मेरे बॉडी में तकरीबन मिसाल के तौर पर एक टेबलेट है, ये जो है इसकी जो पूरी लाइफ है मतलब तकरीबन ये 1 घंटे में मुकम्मल तौर पर ये क्या हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में ये 100% जो है ये यूज़ हो जाती है, तो 30 मिनट्स में जो है ये 50% यूज़ होगी। सो 30 मिनट्स जो है ये इस मेडिसिन का क्या है, हाफ लाइफ है, ठीक है। Initially, if a drug has plasma concentration of 100 milligram per liter and after passing 2 hours it reduces 50 milligram per milliliter, then the half life would be, तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ इस ड्रग का जो हाफ लाइफ है वो हमारे साथ कितना है, वो हमारे साथ 1 आवर जो है इस ड्रग की हाफ लाइफ है, क्योंकि एक ड्रग जो है वो 2 घंटे में जो है 100 मिलीग्राम पर मिलीलीटर यूज़ होती है, तो 1 घंटे में वो 50 मिलीग्राम पर मिलीलीटर यूज़ हुई, तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो 1 आवर है। इसके बाद हमारे साथ जो तीसरा टर्म या जो अगला टर्म यूज़ हुआ है वो है प्रोफाइलेक्टिक एजेंट। प्रोफाइलेक्टिक एजेंट ये हमारे साथ एनी ड्रग्स दैट प्रिवेंट अ डिजीज़ और इलनेस फ्रॉम अकरिंग, कोई भी ड्रग जो कि हमें डिजीज़ होने से बचाती है या हमें बीमार होने से बचाती है, तो इस तरह के एजेंट्स को हम क्या कहते हैं, प्रोफाइलेक्टिक एजेंट्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पर्पसेस ऑफ मेडिकेशन के बारे में कि हम जो मेडिकेशन देते हैं तो आखिर किस मकसद के लिए हम ये मेडिकेशन देते हैं, ठीक है। सो मेडिकेशन कैन बी एडमिनिस्ट्रेड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। मेडिकेशन जो है ये हम मंदजैल मकासद के लिए हम अपने पेशेंट्स को देते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो पर्पस है मेडिकेशन को देने का वो है डायग्नोस्टिक पर्पस, टू आइडेंटिफाई एनी डिजीज़। मेडिकेशन को देने का हमारा जो पहला मकसद होता है वो ये होता है कि हम मेडिकेशन के ज़रिए डिज़ीज़ को क्या करें, डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करें कि जो बीमारी हुई है तो ये किस किस्म की बीमारी है, किस चीज़ से हुई है, किस किस्म की ऑर्गेनिज़म से जो है ये बीमारी काज हुई है। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, मेडिकेशन को यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा पर्पस है मेडिकेशन को यूज़ करने का वो है प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस से मुराद ये है कि टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजीज़, डिजीज़ को काज होने से रोकने के लिए या डिज़ीज़ से अपने आप को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मेडिकेशन यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर हेपरीन जो है ये हम क्या करते हैं, इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं ताकि थ्रोम्बोसिस ना हो। थ्रोम्बोसिस किसे कहते हैं, थ्रोम्बोसिस डियर स्टूडेंट्स ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर हमारा ब्लड जो है वो
क्लॉट होना शुरू हो जाता है। और जब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट होता है तो फिर सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। जब सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होती तो फिर इसकी वजह से जो हमारा हार्ट है उसको फिर ज़्यादा प्रेशर जो है वो लगाना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स जो है वो लगाना पड़ता है ब्लड को प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट करने के लिए। और इसके बाद भी अगर ना हो तो फिर इसके जो कंसिक्वेंसेस होते हैं, इसके जो नुकसानात होते हैं वो ये होते हैं कि फिर पेशेंट पर हार्ट अटैक आ जाते हैं। ठीक है, उनको जो है क्या हो जाता है, उनको हार्ट अटैक आ जाता है क्योंकि वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ब्लॉक हो चुके होते हैं। हार्ट को जो है वो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जो है वो फोर्स लगाना पड़ता है और इस तरह से हार्ट के जो मसल्स है वो वीक हो जाते हैं और हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, सो हेपरीन को जो हम यूज़ करते हैं तो इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि इसके ज़रिए हमारा जो ब्लड है वो थिन हो जाता है और फिर जो थ्रोम्बोसिस है या जो ब्लड क्लॉटिंग है वो फिर नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स हम इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम इन्फेक्शन के अटैक से बचे रहे। इसके बाद जो तीसरा मकसद है मेडिकेशन का वो है थेराप्यूटिक पर्पस। थेराप्यूटिक पर्पस से मुराद ये है कि अगर कोई बंदा जो है वो बीमार हुआ है, उसको बीमारी लाहक हुई है, उनको डिजीज़ हुई है, तो इस डिजीज़ से उनको निजात दिलाने के लिए, उनको वापस सेहतियाब बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको मेडिकेशन देते हैं। ठीक है, टू ट्रीट और क्योर डिजीज़ और डिक्रीज सिम्पटम्स, रिस्टोर नॉर्मल फंक्शन और मेंटेन नॉर्मल फंक्शन इस कॉल्ड थेराप्यूटिक पर्पस। ठीक है, इसके लिए हम इस थेराप्यूटिक पर्पस के लिए मेडिकेशन यूज़ करते हैं। एसेंशियल्स ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ मेडिकेशन कुछ ऑर्डर्स है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उसको अंडरस्टैंड करना। द ड्रग ऑर्डर मतलब हम जब भी ड्रग देते हैं तो ड्रग को देने के लिए हमारे साथ एक प्रॉपर साइकिल है, एक प्रॉपर ऑर्डर है। हम इस ऑर्डर के मुताबिक जो है हम अपने पेशेंट को क्या करते हैं, ड्रग देते हैं। द ड्रग ऑर्डर रिटन बाय फिजिशियन हैज़ 7 एसेंशियल पार्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग सेफली। ठीक है, ड्रग को सेफली एडमिनिस्टर करना, ड्रग को सेफली अपने पेशेंट को देने के लिए हमारे साथ 7 इसेंशियल ज़रूरी पार्ट है जो कि फिजिशियन जो है वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं। ठीक है, द नर्स शुड नो हाउ टू रीड अ ड्रग ऑर्डर। और इसी तरह से नर्स को जो है इस बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से ड्रग ऑर्डर को जो है हमने रीड करना है। इट शुड हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट। हमारे साथ जो ड्रग ऑर्डर होता है तो इसमें हमारे साथ मंदरजा झेल क्या होता है, कंपोनेंट होते हैं, मंदरजा झेल जुज़ होते हैं। सबसे पहले तो हमने पेशेंट का फुल नेम जो है उसको देखना है। ठीक है, कि कौन है हमारे साथ पेशेंट। फिर इसके बाद जो है हमने डेट और टाइम को देखना है कि पेशेंट के साथ जो चिट्ठी है, ठीक है, जो चिट है उस पर डेट क्या है और टाइम क्या है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने ड्रग्स के नेम्स को देखना है कि कौन कौन से ड्रग्स है। फिर इसके बाद जो है फिर हमने उन ड्रग्स की अमाउंट को देखना है कि कितने मिकदार में जो है फिजिशियन ने हमें ऑर्डर किया हुआ है। फिर उसके बाद जो है हमने उसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है कि फिजिशियन ने जो ड्रग प्रिस्क्राइब किए हुए हैं तो इसको किस रूट से हमने देना है, आईवी देना है, आईएम देना है। ठीक है, इस तरह से किस रूट के ज़रिए हमने देना है तो ये देखना है। इसके साथ साथ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, किस टाइम देना है और किस फ्रीक्वेंसी से देना है। ठीक है, और सबसे आखिर में हमने फिजिशियन के जो सिग्नेचर है उसको देखना है। तो ये हमारे साथ ड्रग ऑर्डर का एक प्रॉपर तरीका है जिसमें हमने जो है क्या करना होता है, चिट को देखना होता है और चिट पर लिखी हुई जितने भी ऑर्डर होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, उसको देखना होता है। और नर्स को जो है इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से एक ड्रग ऑर्डर को रीड करना है।
टाइप्स ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर। फिर इसके बाद हमारे साथ मेडिकेशन ऑर्डर के टाइप्स है। सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ स्टेट ऑर्डर आता है। स्टेट ऑर्डर जब भी आपको किसी चिट पर दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि जो भी काम या जो भी ऑर्डर फिजिशियन ने दी हुई है उसको आपने उसी वक्त जो है करना होता है, ठीक है, नीडेड इमीडिएटली, उसी वक्त आपने उसको करना होता है। फिर इसके बाद हमारे साथ सिंगल ऑर्डर है। सिंगल ऑर्डर का मतलब ये है कि गिवन ओनली वन, सिर्फ एक ही बार पर ऑर्डर को फॉलो करना है, ठीक है, एक ही बार एक ही दफ़ा उसको फॉलो करना है। फिर हमारे साथ है PRN ऑर्डर। PRN ऑर्डर से मुराद गिवन एज नीडेड, मतलब हस्ब ज़रूरत देना है। PRN, ठीक है, हस्ब ज़रूरत देना है। रूटीन ऑर्डर, फिर अगर आपके साथ चेट पर लिखा गया आपको दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि गिवन विद इन 2 आवर्स ऑफ बीइंग, हर 2 घंटे बाद जो है आपने उनको देना है। रिटर्न एंड कैरी आउट ऑन शेड्यूल, शेड्यूल को बनाना है, ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर से क्या मुराद है? रिटर्न इन एडवांस कैरिड आउट अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, मतलब अगर कोई कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन में आपने जो है ऑर्डर को फॉलो करना है और ऑर्डर को फुलफिल करना है, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल इन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, चेक एंड 7 राइट। अब जब भी हम मेडिकेशन देंगे अपने पेशेंट को तो मेडिकेशन को देने के लिए हमारे साथ कुछ बेसिक प्रिंसिपल है, कुछ बुनियादी उसूल है, ठीक है, और 7 राइट्स है। 7 राइट्स किसे कहते हैं? 7 राइट्स से मुराद ये है कि राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट ड्रग, राइट रूट, राइट टाइम, राइट फ्रीक्वेंस एंड राइट डॉक्यूमेंटेशन। मतलब आपने सही पेशेंट को जो है उनको आइडेंटिफाई करके राइट सही अमाउंट, सही डोज जो है उसको लेकर, सही ड्रग जो है उसको सही रूट के ज़रिए, सही टाइम पर, सही फ्रीक्वेंसी के साथ, सही तरीके से ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। तो ये हमारे साथ बेसिक प्रिंसिपल है मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करने का। सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ ड्रग्स के कुछ सोर्सेज है। सोर्सेज से मुराद जहाँ से हम ड्रग्स को हासिल करते हैं और ड्रग्स को बनाते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ प्रिमिटिव मेडिसिन्स आते हैं। प्रिमिटिव मेडिसिन्स किसे कहते हैं? Observing the reaction of some animals to particular herbs. Through primitive medicines, quinine was discovered from Africa, used for malaria, and lime juice for ascorbic acid, vitamin C, and this is used for scurvy and gum bleeding, ठीक है। प्रिमिटिव मेडिसिन डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ वो मेडिसिन होते हैं जो कि ख़ास तौर पर, मतलब ये जो ख़ास हर्ब्स हमारे साथ होते हैं जिनको एनिमल खाने के बाद उन हर्ब्स की वजह से एनिमल्स पर ख़ास किस्म के रिएक्शन होते हैं, तो इनको ऑब्ज़र्व करने के बाद इन प्रिमिटिव मेडिसिन्स के ज़रिए जो है क्विनाइन को जो है इसको डिस्कवर किया गया था अफ्रीका से। क्विनाइन जो है ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ एक दरख्त है, ठीक है। और ये क्विनाइन जो है ये जो है मलेरिया के इलाज के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह से जो लाइन जूस है जो कि एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी से हासिल होती है, तो इसको स्कर्वी और गम ब्लीडिंग के इलाज के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ प्लांट्स आ जाते हैं। प्लांट्स में प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं जिसे हम जड़ें कहते हैं, बार्क हो गए, सेप्स हो गए, पत्ते हो गए, फ्लावर सीड्स वर सोर्सेज फॉर ड्रग्स। तो ये हमारे साथ ड्रग्स के क्या है? सोर्सेज है। फॉर एग्जांपल डिजिटेलिस फ्राम फॉक्स ग्लोव, फॉक्स ग्लोव से जो डिजिटेलिस है ये लिए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से पोपाई प्लांट से जो ओपियम लिया जाता है जिसको हम अफीम कहते हैं अपने नॉर्मल ज़ुबान में, तो इसको हम क्या करते हैं? एज अ ड्रग यूज़ करते हैं, ठीक है। एनिमल सोर्सेज में हमारे साथ क्या है? गिव हार्मोन्स फॉर रिप्लेसमेंट इन टाइम्स ऑफ डिफिशेंसीज। एनिमल सोर्सेज से हम मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स हासिल करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर इंसुलिन जो है ये हम पिग और
फॉर केटल्स के जो पैनक्रियाज है उससे हासिल करते हैं, लिवर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनीमिया, और इसी तरह से एनीमिया के लिए लिवर जो है एनिमल से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। मिनरल्स में हमारे साथ एसिड बेसिस, साल्ट लाइक पोटाशियम क्लोराइड, ये सारे हम मिनरल्स से हासिल करते हैं। नेचुरल में अगर हम देखें तो सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन वगैरह हो गए। हैप्पी चांस में डिस्कवरी इज़ बाय चांस नॉट बाय एनी प्री मेडिटेटेड एफर्ट, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस मतलब नेचुरल प्रोडक्ट से जो है लेबॉर्ट्री में आप मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसिन बनाते हैं। तो इन ज़राए से हम क्या करते हैं, ड्रग्स को हासिल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ फार्माकोलॉजी का यूनिट नंबर 1, जो कि हमारे साथ इंट्रोडक्शन जो टू फार्माकोलॉजी है, जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी टर्म में या टॉपिक के हवाले से, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।